गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से आज हम करेंगे जनवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये हम मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चैप्टर के अंतर्गत करने लग रहे हैं। हमने कल बात की थी मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किस प्रकार से हासिल की जा सकती है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कैसे बने और किन किन देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अस्तित्व में लाया। इसी रूप में हमने देखा था कि 1949 के अंत से लेकर 1971 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरोध के कारण जो चीन था वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। तो यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि जनवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न कि क्यों नहीं बन पाया चीन। जैसे कि हमने एक तो ये देख लिया कि जो अमेरिका था वो नहीं चाहता था कि चाइना यूएन का सदस्य बने, लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि जो चाइना नहीं चाहता था। चीन गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था उस समय चीन में राष्ट्रवादी दल क्वांगमिंतांग की सरकार थी, जिसका अध्यक्ष चियांग काई शेक था। 1949 में इस दल की पराजय हो गई और उसकी जगह साम्यवादी दल की विजय हुई। राष्ट्रवादी सरकार को चीन की मुख्य भूमि से भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी और पीकिंग में साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। अब प्रश्न उठना अनिवार्य था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में चीन का प्रतिनिधित्व भविष्य में पीकिंग की नई साम्यवादी सरकार करे या ताइवान की राष्ट्रवादी सरकार। तो साम्यवादी चीन के प्रतिनिधित्व की मांग के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा पॉइंट है साम्यवादी चीन के प्रतिनिधित्व की मांग। जब से चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तभी से संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में इसके प्रतिनिधित्व की मांग की जाने लगी। साम्यवादी सरकार की स्थापना के तुरंत बाद सोवियत संघ ने महासभा में प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रवादी प्रतिनिधि को निष्कासित करके चीन की नई सरकार के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिया जाए, लेकिन सभा ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। इस पर जनवरी 1950 में सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद तथा संघ के उन सभी अंगों के बहिष्कार की घोषणा की जिसमें चीनी राष्ट्रवादियों को स्थान दिया गया था। परंतु अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम शक्तियों ने इसका जोरदार विरोध किया। इस विरोध के मूल में मुख्यतः यह भय निहित था कि यदि सुरक्षा परिषद में राष्ट्रवादी चीन की जगह साम्यवादी चीन को स्थान दे दिया गया तो सोवियत रूस का पक्ष भारी हो जाएगा और सुरक्षा परिषद की बागडोर अमेरिका के हाथ से खिसक जाएगी। उनके विरोध के कारण सोवियत प्रस्ताव असफल हो गया और सोवियत प्रतिनिधि ने रंच होकर सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दिया। यह गंभीर समस्या थी और महासचिव ट्रिग्वे ली के लिए चिंता का विषय। वास्तव में ली महोदय का विचार था कि किसी स्थान पर सरकार के रहते अगर कोई दूसरी क्रांतिकारी सरकार स्थापित हो जाती है तो ये देखना चाहिए कि उनमें से कौन अपने प्रदेश पर प्रभावी अधिकार रखती है और किस प्रकार सरकार की आज्ञा बहुसंख्यक जनता को स्वीकार है। इस कसौटी पर साम्यवादी सरकार ही खरी उतरती है और इसलिए चीनी गणराज्य का प्रतिनिधित्व उसे ही प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार ली महोदय साम्यवादी चीनी सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के पक्ष में थे, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सोवियत गुट के देशों ने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने चीन जन क्रांति की विजय को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को उसके उचित स्थान से वंचित करके चीनी जनता के संकल्प को झुठलाने की चेष्टा की। उनका कहना था कि संघ में चीन के स्थान पर ऐसे लोग बैठे हैं जो किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ को चीन की आंतरिक घटनाओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई गैर साम्यवादी सरकारों ने
जिनमें इंग्लिस्तान, भारत आदि देश थे। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये भी शामिल हैं। उन्होंने ये मत व्यक्त किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के स्थान पर चीनी जनवादी गणराज्य के प्रतिनिधियों को बिठाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के भूक्षेत्र पर उस शासन का प्रभावी नियंत्रण है। और उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व के प्रश्न का सरकार के चरित्र से कोई संबंध नहीं है। अन्य सरकारों ने घोषणा पत्र की जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है, लेकिन इससे उनकी सदस्यता में कोई बाधा नहीं पड़ी। तो अगर चीनी जनवादी गणराज्य में से विश्व शांति को खतरा है तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर रखने की बजाय उसका वहां मौजूद रहना ज़्यादा अच्छा होगा। 1950 से लेकर 1961 तक प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीन को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयास किया और ये प्रयास चलता रहा। महासभा के 5वें अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधियों ने साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा, किंतु यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। प्रस्ताव पर हुए मतदान के फल की व्याख्या करते हुए भारतीय प्रतिनिधि BN राव ने कहा था कि प्रस्तावित मसविदा बहुमत से पराजित होने के बाद भी जनसंख्या के आधार तथा गैर साम्यवादी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए महासभा द्वारा पारित हुआ ही समझा जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या था कि जो प्रस्ताव रखा गया तो बहुमत से पराजित होने के बाद भी अगर हम जनसंख्या का आधार देखें, क्योंकि जनसंख्या के आधार में चीन ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, और गैर साम्यवादी राष्ट्रों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो गैर साम्यवादी राष्ट्र हैं वो उसके पक्ष में हैं, तो महासभा द्वारा पारित हुआ ही समझा जाना इसको चाहिए। महासभा के 11वें अधिवेशन में भी भारतीय प्रतिनिधि द्वारा इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए, परंतु अमेरिकी विरोध के कारण कुछ भी नहीं किया जा सका। 1961 में औपचारिक रूप से महासभा की कार्यसूची में जनवादी चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को शामिल किया गया। महासभा ने यह निर्णय किया कि वह इस प्रश्न पर विचार करेगी, और वह भी निर्णय किया कि चीन के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव महत्वपूर्ण मामला है और इस कारण उसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष आवश्यक बहुमत के अभाव में इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता रहा कि ताइवान की राष्ट्रवादी सरकार के प्रतिनिधियों के स्थान पर पेकिंग की साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधियों को बिठाया जाए। अमेरिका अब उसके समर्थक राज्यों के विरोध के कारण चीनी सदस्यता का प्रश्न टाला जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण था कि जिसका समर्थन उसके कई मित्र राज्यों ने किया कि पेकिंग की जनवादी सरकार चीनी जनता की सही इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसने क्रूरता का और नैतिकता के अभाव का प्रदर्शन किया है। उसने कोरिया पर आक्रमण किया, तिब्बत के स्वशासन को खत्म किया, भारत पर आक्रमण किया, दक्षिण पूर्वी एशिया में और अन्यत्र तोड़फोड़ के कार्य कराए और ताइवान पर हमला करने की धमकी दी। अतः साम्यवादी चीन शांतिप्रिय नहीं है। उसके नेताओं का विश्वास है कि बड़े पैमाने पर युद्ध का होना अनिवार्य है। प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देने से संगठन टूटेगा, भविष्य में आक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कर सकने की क्षमता घटेगी और इसे हर जगह स्वतंत्र यही समझेंगे कि उनके लक्ष्यों का बलिदान किया जा रहा है। ताइवान स्थित राष्ट्रवादी शासन के प्रतिनिधियों ने निष्ठापूर्वक संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा की है, अतः उसे संघ से निकालना नहीं चाहिए। संक्षेप में अमेरिकी गुट ने यही मत प्रकट किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सदाचार के नियमों की अवहेलना करने वाले और युद्ध की अनिवार्यता को खुले तौर पर घोषणा करने वाले साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान नहीं मिलना चाहिए। यही स्थिति सन 1971 के प्रथम भाग तक बनी रही और जनवादी चीन को संघ से अलग रखा जाता रहा, परंतु सन 1970 में पिंग पोंग के माध्यम से अमेरिकी चीन संबंधों में सुधार आना आरंभ हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब संघ में जनवादी चीन के प्रवेश का विरोध नहीं करेगा। 22 वर्ष की कशमकश के बाद चीन की मुराद अंततः
पूरी हुई 26 अक्टूबर 1971 को। और 26 अक्टूबर 1971 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके साम्यवादी चीन को संघ का सदस्य बना लिया और ताइवान को संघ से निष्कासित कर दिया। चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का पद मिल गया और संघ की सदस्यता मिलने के कुछ ही दिनों बाद उप विदेश मंत्री च्याओ क्वान हुआ के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधि दल न्यूयॉर्क पहुंच गया और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थान विधिवत ग्रहण कर लिया। इस प्रकार इस दुखद नाटक का अंत हुआ। साम्यवादी चीन के सदस्यता संबंधी विवाद से स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की समस्या राजनीतिकरण के तत्वों से कितनी प्रभावित और उलझी हुई है। आपने इससे ये समझा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करते हैं कि किसी भी विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी सिद्धांत पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने सदस्यता के प्रश्न पर ही राजनीतिकरण को देखा कि किस प्रकार से अमेरिका चीन का उस समय तक विरोध करता रहा जब तक चीन से उसे किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं था। लेकिन जैसे उसके आर्थिक तत्व आगे आए, उसने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे सदस्यता का त्यागना, निलंबन तथा निष्कासन, विड्रॉवल, सस्पेंशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ मेंबरशिप। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्य राज्यों द्वारा संघ की सदस्यता को त्यागने का प्रावधान नहीं है, परंतु व्यवहार में इस अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम इंडोनेशिया ने किया और वह 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग हो गया। अब अलग कैसे हुआ, अलग होने के क्या कारण थे? इसका मुख्य कारण ये था कि मलेशिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया और जिसे इंडोनेशिया सहन नहीं कर सका और उसके विरोध स्वरूप उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। परंतु दिसंबर 1966 में पुनः संघ में वापस आ गया। इंडोनेशिया के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य ने अभी तक संघ की सदस्यता का परित्याग नहीं किया। हमने चार्टर में देखा था कि सदस्यता किस प्रकार से मिलेगी, जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, उनमें अपना विश्वास व्यक्त करेगा। इसके अलावा सदस्यता का त्यागना कि कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छा से या किसी दूसरे देश पर जब वो आक्रमण करता है तो वो उसकी सदस्यता से त्याग देता है। निष्कासन का तात्पर्य है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को ये लगे कि ये राष्ट्र कुछ इस प्रकार के कार्यों में लिप्त है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। तो केवल एक बार इंडोनेशिया ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागी थी, लेकिन बाद में पुनः वो इसमें शामिल हो गया। चार्टर के अनुच्छेद 6 में सदस्यों के निष्कासन का जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य चार्टर में दिए गए सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करता आ रहा हो तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस सदस्य राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग कर सकती है। व्यवहार में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी सदस्य को आज तक निष्कासित नहीं किया है। अब हम बात करेंगे निलंबन की, सस्पेंशन, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 5 में सदस्यता के निलंबन की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य राज्य के विरुद्ध निवारक या बाध्यकारी कार्यकारी कार्रवाई की गई है या की जा रही हो तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस राज्य को सदस्यता के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने से रोक सकती है। अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के इस निलंबन आदेश को सुरक्षा परिषद बाद में वापस ले सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से जनवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न हमने देखा, पढ़ा कि कैसे 1949 से लेकर 1971 तक चीन जो था लगातार कोशिश करता रहा यूएन का सदस्य बनने के लिए, और किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के जो समर्थक राष्ट्र हैं उनके द्वारा इसे रोका गया और बाद में किस प्रकार से इसे स्वीकार करके 26 अक्टूबर 1971 को
साम्यवादी चीन को संघ का सदस्य बना लिया गया। और उसके बाद हमने बात की कि सदस्यता को किस प्रकार से त्याग सकते हैं सदस्य राष्ट्र, कैसे हम किसी को सस्पेंड कर सकते हैं यानी निलंबन कर सकते हैं, और किस प्रकार से एक्सपल्शन यानी उसका किसी भी राष्ट्र का निष्कासन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन को कंप्लीटली समझ लिया, जान लिया। धन्यवाद।